चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट में हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और डीसी मोटर की सारी बात और कुछ पास्ट पेपर के एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोगों ने मेरे बच्चे डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लगने जा रहा है। ठीक है जनाब, ये देखें, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जो मेन है। पहले तो इंट्रोडक्शन, लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन जो बैकबोन है ना इस चैप्टर की, जहाँ से सवाल लाजमी आता है, वो क्या है? नंबर 1 द एसी जनरेटर एंड नंबर 2 द ट्रांसफार्मर। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात लाजमी करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब आप लोगों के सिलेबस से ख़त्म हो गया है, लेकिन उसका ना बहुत सारा पार्ट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो है यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप, वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद ही दिया हुआ है। तो हमारे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग ये फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखिएगा, होप सो स्क्रीन नज़र आ रही होगी सबको। किसी को कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय वॉइस आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, और बाय मैसेज भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे देखिएगा इधर स्क्रीन पे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था फैराडेज। इन 1831 में उन्होंने एक लॉ प्रोड्यूस किया था, एंड द नेम ऑफ दिस लॉ इज़ फैराडेज लॉ। उन्होंने क्या चीज़ बताई थी मेरे बच्चे, देखिएगा इधर गौर से। उन्होंने ये बात बोली थी कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन शॉर्ट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड कट्स विद द कॉइल, जैसे कि आपको डायग्राम 23.1 में नज़र आ रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगा सोलेनाइड के साथ, ठीक है, जैसे ही, आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगा सोलेनाइड के साथ, देन एट दैट पॉइंट इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। ठीक है, तो वहां पर क्या चीज जनरेट हो जाएगा? इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। सिमिलरली अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरे साइंटिस्ट ने फिर पूछा कि सर अगर हम लोग मैग्नेट को रेस्ट में रखेंगे, लाइक रोक देंगे, तो क्या हमारे पास वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा? तो इसका आंसर था नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड नो इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मूव करवाने पे ये चीज़ जनरेट होती है। इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला था व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, इन शॉर्ट, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड कट्स विद द कॉइल, then at that point induce EMF और induce current is generated। ठीक है, ये वाली मेरी बात सबको समझ आ गई। फिर सवाल ये भी पैदा हुआ कि सर हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं? अगर आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर अटैच होता है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर की अगर निडल डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, इट मीन्स दैट करंट इज जनरेटेड ओवर देयर। ठीक है, तो इट मीन दैट वहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। ये देखें, अब इसका एक फिक्स लॉ है, ये देखें, पहले हम लॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट विद द सर्किट। जितने रेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट करेंगे उतने ही आपके पास क्या चीज़ जनरेट हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कट करेंगी तो ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। मैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट और का वर्ड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि कॉइल के अंदर होते हैं चार्जेस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कॉइल के अंदर मेरे पास है चार्जेस फिक्स्ड है। ठीक है ना, ये रहे चार्जेस, ये रहे चार्जेस। ठीक है, जैसे ही ये चार्जेस आके कट करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, ये यूं करके देखो कट कर रहे हैं,
जैसे ये कट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगे इन चार्जेस के साथ, तो इन चार्जेस को ड्राइव एक पुश फोर्स मिलेगी, एंड दिस पुश फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगी, और जब भी चार्ज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलती है, देन एट दैट पॉइंट इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेट। तो इंड्यूस ईएमएफ हमें क्या बोलता है मेरे बच्चे? इंड्यूस ईएमएफ हमें ये बोलता है व्हेन द चार्ज रिक्वायर्ड टू ड्राइव 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को जो ड्राइव होने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। अब वो फोर्स कहां से हमें मिले? मैग्नेटिक फील्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स लगाई इस चार्ज के ऊपर, तो चार्ज क्या होने लगा? ड्राइव होने लगा। जो फोर्स लगी थी चार्ज के ऊपर, दिस फोर्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो जब चार्ज पे फोर्स लग गई, तो अब चार्ज क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा। वेरी गुड। जैसे वो जब मूव होगा, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स दिस चार्ज कैरी नेगेटिव साइन। उस चार्ज के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन आते साथ ही वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बन जाए वहां पर क्या बन जाता है? करंट बन जाता है, विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बना? इलेक्ट्रोमोटिव इंड्यूस ईएमएफ बना, इंड्यूस ईएमएफ के बाद फिर इंड्यूस करंट पे बनता। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, सर व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इंड्यूस? इंड्यूस का मतलब क्या होता? इंड्यूस का मतलब होता है टू जनरेट, जो हम लोग जनरेट करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो चार्जेस नहीं आ रहे होते, लाइक वो करंट हम लोग बनाते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो आर्टिफिशियल करंट। वो करंट जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते रहेंगे तब तक करंट बनता रहेगा। हमने मैग्नेट को रोका तो करंट भी बनना रुक जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। जी मेरे बच्चों, कोई इशू यहां तक? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेटमेंट थी हमारे पास फैराडेज की। ठीक है, होप सो आप सबको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी मेरे बच्चे, देन यू कैन आस्क मी। ओके गुड। यस बेटा वर्दा, इज इट क्लियर? बिलाल? ओके मेरे बच्चे, गुड। नेक्स्ट चीज, अब लेट सपोज, ये मेरी बात गौर से सुनना, मैंने क्या कर दिया, अब एग्जामिनर ने मुझसे सवाल पूछा हाउ वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ, हम कैसे बढ़ा सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ को? तो इसका आंसर क्या है? नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड, सोलेनाइड के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एक बात। नंबर नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, दूसरी बात, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ कर लें। नंबर थर्ड, कि आप स्पीड से मैग्नेट को इंसर्ट भी करें और आउटवर्ड भी करें। ओके, इंसर्ट एंड विथड्रॉ द मैग्नेट फास्टर। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? ये 3 मेथड है। अब ये देखो, ये वाली चीज़ मेरी बात गौर से रखना, सर अगर हम नॉर्थ पोल डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो भी हमारे पास करंट जनरेट हो रहा है, अगर हम साउथ पोल इंसर्ट कर रहे हैं तो भी हमारे पास जनरेट हो रहा है, दोनों बातें, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट। अब वो हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट किसने बताई थी मेरे बच्चे? हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट बताई थी एक साइंटिस्ट आ गए थे, और उनका क्या नाम था? लेंजेस। लेंजेस ने हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट बताई थी, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है,
अब मेरे पास देखिएगा, लेट सपोज मैंने नॉर्थ पोल को इंसर्ट किया मेरे बच्चे। जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल को इंसर्ट किया, अब मेरी बात गौर से सुनना, आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो एरो बताया जा रहा है, दिस एरो इंडिकेट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, गौर से सुनना, अप्लाइड फोर्स, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे बनी हुई है, क्योंकि नॉर्थ इस तरफ है ना, तो इसका एरो किस तरह से ड्रॉ कर देंगे हम, यूं करके। अब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो और अप्लाइड एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो और जो अप्लाइड फोर्स का एरो है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में? जय सुम्मे हानि ईशल, सेम डायरेक्शन में। गौर से देखो, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट है। नॉर्थ का जा रहा है लेफ्ट टू राइट, अप्लाइड फोर्स का जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो दोनों किस में हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। दोबारा से देखो जनक, क्या हो गया यार, अब तुम एंड टाइम पे ऐसी मिस्टेक्स करोगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बात लाजमी याद रखना, when the applied force and the magnetic force direction are in opposite, then the current is always generate in anti-clockwise. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब मेरे पास ये, अपने पास ये पॉइंट लिख लो, when the applied force and the direction of the magnetic field are in opposite, then the induced EMF or induced current is always generated in anti-clockwise. When the magnetic field, when the magnet is in rest, then no induced EMF is generated. In short, the galvanometer does not deflect anywhere. ठीक है? नंबर नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अप्लाइड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो इस केस में, थर्ड केस में जनरेट हो रही है ऑपोजिट। कैसे? ये देखो, अप्लाइड फोर्स भी है लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ से साउथ भी कहां पे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। इन शॉर्ट, द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ टू साउथ आर इन द सेम, मतलब पैरेलल है, they both are parallel and in the same direction. Then at that point the induced EMF and the induced current is generated in clockwise direction. इस पॉइंट को लाजमी याद कर लेना, ये दोनों बातें समझ आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब करंट जनरेट होगा कॉइल के अक्रॉस, तो सर क्या कॉइल में हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होगा या नहीं होगा? मैंने बोला जी होगा। तो अब हम उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मेरे बच्चे आसान है, मैग्नेट का एंड पोल यहाँ पे कौन सा जा रहा था? साउथ, तो इसका ऑपोजिट क्या था? नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल कहाँ पे जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ये इधर सोलेनोइड के अक्रॉस। अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ, एंड इसका पोल, एंड पोल कहाँ पर जा रहा है मैग्नेट का? नॉर्थ। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाता है? साउथ। तो अब आपके पास कॉइल के अक्रॉस क्या जनरेट हो जाएगा? साउथ पोल। दैट्स इट। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या चीज़ है? कॉइल बनी हुई है, कॉइल के अंदर से हम इन शॉर्ट मैग्नेट को निकाल रहे हैं। या इन शॉर्ट आप फर्स्ट वाले केस पर ही मूव कर जाओ। ये देखो, ये वाली फोर्स कहाँ पर है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ है? इस तरफ। दोनों पैरेलल है,
तो करंट कैसे जनरेट हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ये देखो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ इज क्लॉकवाइज, जो कि मैंने यहाँ पर इस वाले केस में अभी आप लोगों को बताई थी। दोनों की डायरेक्शन पैरेलल थी तो मैंने क्या बोला था? क्लॉकवाइज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन कैसे है? पैरेलल है, तो क्लॉकवाइज जनरेट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द परमानेंट मैग्नेट ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल वी ड्रॉ द साउथ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द डिजायर कॉइल। ठीक है, कॉइल के नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग जनरेट करवा देते हैं फिर। ठीक है, मैग्नेट रुक गया स्टेशनरी में, देन देयर इज नो ईएमएफ, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इज अकर। अब मेरे पास क्या चीज़ है कि अब मैं ये मूव करवा रहा हूँ, मैं कॉइल को मूव करवा रहा हूँ, लाइक मैग्नेट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब मैं जैसे ही मैग्नेट को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर ये देखें नॉर्थ से साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही ये दोनों जब ऑपोजिट जब डायरेक्शन में होती हैं, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट करंट इज जनरेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर करंट कैसे जनरेट हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? ऑपोजिट हो गई। Direction of the induced EMF is anti-clockwise. Any confusion? Any query? Done. This whole direction नहीं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और की वजह से नहीं होता। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करती है। लाइक मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है ना आके, ठीक है, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ कहते हैं? इस चार्ज को ड्राइव करने के लिए फोर्स मिल गई, लाइक इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। और जब ये चार्ज मूव होना शुरू हो जाता है, लाइक वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज साइन आ जाते हैं, देन एट दैट पॉइंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, लाइक करंट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें लाजमी याद रखिएगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। एनी कंफ्यूजन? एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पे पूछिएगा। ऑल गुड टिल नाउ? मेरे बच्चे डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाजमी दी हुई होती है आपको, ऐसा नहीं है कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगी। यही तो चीज़ है कि इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स दिया हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ होगा, एंड वी कैन फाइंड इट आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको निकालना होगा, और यू कैन से दैट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सो वी कैन यूज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तभी तो यहाँ पे अभी एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आएगा जो कि आपको निकालने के लिए आएगा। ये देखें, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट is always such that it oppose the direction of motion producing it। आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके हमेशा ऑपोजिट करंट जनरेट हो रहा है। ये देखें, यहाँ से नॉर्थ से साउथ यूं जा रहा है, तो ये देखो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट चल रही है। ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये देखो करंट कैसे जनरेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ हमें बताई थी लेंजेज ने। ये देखो यहाँ पर चीज़ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव कर रही थी, तो साउथ की तरफ जा रही थी, तो ये देखो ये भी उसके ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ट्रैवलिंग हो रही होती है। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। दिस होल scene is described by the scientist and the name of the scientist is the lenses। तो lenses ने हमें यही बात बताई थी, the magnetic the direction of the induced EMF or induced current is always such that it opposes the motion producing it। ठीक है।
यस, रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स तभी होगी ना हमारे पास जब पहले उसके अक्रॉस सोलेनाइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगी जब आप मैग्नेट को इंसर्ट करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, जैसे कि यहाँ पर है इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कट करेंगी, करंट जनरेट होगा, उस करंट जनरेट होने की वजह से हमारे पास नॉर्थ और द साउथ पोल जनरेशन हो जाएगी वहां पे। अब नॉर्थ एंड द साउथ पोल जनरेट हो गए तो फिर वहां पे अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में बताऊंगा ट्रांसफार्मर में। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड इज स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर में जब मैग्नेटिक फील्ड जब मूव कर रही होगी ना, ड्राइव हो रही होगी, एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जनरेटेड, ठीक है। वो डिटेल में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसे मेरे बच्चों यहां तक किसी को कोई भी मसला है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें, कोई ऐसी चीज़। बिलाल, ये यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई? ओके, अच्छा अब ऐसा ही है, ये है जी मेरे बच्चे, मैं नोट्स बिल्कुल भेज दूंगा। आप मुझे कंफर्म बता दें, आप रजिस्ट्रेशन अगर आपकी हो गई है तो अब वो जो डिज़ायर नंबर है तो आप मुझे बता दें, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ताकि फिर प्रोवाइड करूं, मैं नोट्स भी वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी मुझे आप लोग वापस ज्वाइन करें इसी लिंक पे, ठीक है, ताकि हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लें फिर, ताकि हमारी क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी, है ना। करंट जो जनरेट होता है दिस इज़ कॉल्ड द एसी सप्लाई करंट, ठीक है ना। तो एसी सप्लाई करंट वहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाता है एट दैट पॉइंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, कन्वेक्शनल करंट जनरेट नहीं होता। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, सर हाउ कैन वी फाइंड इट आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट तो हम लोग चले निकाल लेंगे, बट हाउ कैन वी फाइंड इट आउट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल हम कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, वही वाला मेथड है, वी कैन फाइंड इट आउट द नॉर्थ पोल विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल हम लोग डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आसान तरीका आप लोगों को बताया अपोजिंग पोल्स, ठीक है, वो आप लोगों को याद रखना है। ये देखें, to opposite the pole moving away from the solenoid, the induced current must produce the south pole at the near end of the solenoid. Again the direction of the current can be find out with the help of the right hand grip rule, ठीक है। right hand grip rule से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब ये देखें, फ्राडेज लॉ गिव अस द मैग्नीट्यूड, मतलब कि साइज उसने दिया था इंड्यूस ईएमएफ का, वेयर एज लेंसेज गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, लेंसेज ने हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट बताई थी, वेयर एज फैराडेज ने बताया था कि कितना करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। एंड वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। इन वाले केसेस में अभी आपने देखा था कि फोर्स हमें पता थी, अभी आपने देखा था हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता थी, तो हमने क्या चीज़ निकाली थी, मोशन निकाला था, लाइक किस पोजीशन में हमारे पास करंट जनरेट हो रहा था, हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन निकाली थी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे, तब लगेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द अप्लाइड फोर्स दे बोथ आर एक्टिंग ऑन द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये तो तब हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्लियर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है, जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने सीखा था वैसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें मेरे बच्चे बोलता है, इफ द थंब, द इंडेक्स फिंगर and the middle finger are held at the right angle to each other such that the thumb points in the direction of motion and the index finger points in the direction of the magnetic field, then the middle finger will point the direction of the current,
ठीक है, तो अब आप क्या कह रहा है एग्जामिनर कि थंब इज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द मोशन, वेयर एज फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड second finger which is your the direction of the current points out the direction of the current as well। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है, याद करना है। इसको एक दफ़ा से पढ़ लें, कोई भी मसला यहाँ तक तो मुझसे फिर पूछें। फिर हम लोग फिर मूव करने जा रहे हैं अच्छा जी, अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट चीज़ है एसी जनरेटर। मेरे बच्चे यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, तो आपको इजीली समझ आने वाला है। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइट हैंड रूल एंड द लेफ्ट हैंड रूल। ओके मेरे बच्चे वर्दा सुनिएगा, राइट हैंड रूल वहाँ पर लगेगा जहाँ पर ये देखो दो चीज़ें गिवन होंगी। कौन कौन से गिवन होंगे? फोर्स और मोशन गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जब दो चीज़ें जब गिवन होंगी ना, तो आंखें बंद करके क्या लगा देंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगर आपको करंट गिवन होगा, गिवन है करंट, गिवन है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आप क्या चीज लगा देंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि इसमें हमने क्या चीज निकालना था? मोशन फाइंड आउट करना था कि कॉइल कहां पर रोटेट हो रही है, और फोर्स निकालनी थी। यहां पर हमने करंट निकालना था। समझ आ गई बात? तो ये दो चीज़ें हैं, आपने देखनी है कौन सी चीज़ गिवन है। अगर आपको फोर्स गिवन होगी और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी और आपको करंट निकालना होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लग जाएगा। अगर आपको करंट गिवन होगा और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी और मोशन निकालना होगा तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को लाजमी याद रखिएगा। यस बेटा वर्दा, अब समझ आ गया आपको ये? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? अच्छा, अब आ जाए एसी जनरेटर पे। एसी जनरेटर में वही चीज़ है जो कि अभी आप लोग पढ़कर आ चुके हो। क्या चीज़ है कि कॉइल कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अच्छा, कॉइल कट करे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या मैग्नेट कट करे, या मैग्नेट कट करे किसके साथ? कॉइल के साथ। देन एट दैट पॉइंट बोथ द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। तो दोनों तरफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होता है। सर डोंट चेंज द स्लाइड। ओके ओके ओके, मैं ऊपर कर देता हूँ, वेट, नोट इट डाउन। जिसको नोट करना है कर लें जल्दी से। डन।
जनक चलें आगे? ओके गुड। नाउ मूव ऑन द एसी जनरेटर। मेरे बच्चे एसी जनरेटर को समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है जो कि मैं अभी ड्रॉ करने के लिए जाऊंगा एसी जनरेटर को आप लोगों के सामने। इसको नहीं ना यूं करके समझ लो। मुझे ड्राइंग करनी है तो मुझे कोई स्पेस चाहिए, बड़ी सी स्पेस। एक पेज खाली था यहाँ पे मेरे पास। हाँ, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जूम में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। गौर से देखिएगा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या चीज़ होगी? दिस इज योर नॉर्थ, this here this south. Magnetic field lines is always travel from north to the south. ये देखें, इसके अंदर इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगी हुई होती है। Now this rectangular coil is attached with a slip rings. एक रिंग यूं बना होता है, इसके पीछे से पास हुई, दूसरा रिंग ये बना हुआ, ठीक है। और रिंग के साथ कार्बन ब्रशेज अटैच होते हैं। एक कार्बन ब्रश यहाँ से यूँ करके अटैच है, एक कार्बन ब्रश यूँ करके अटैच है। नाउ दीज आर अटैच विद द लैंप। ये किसके साथ अटैच है? एक लैंप के साथ अटैच है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक इंसर्ट करवा दिया सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब क्या चीज़ है? Magnetic field lines is always travel from north to south. ठीक है। अब इधर चीज़ देखें। अब मैंने क्या किया, ये रही ए साइड कॉर्नर, बी, ये रहा सी, ये रहा डी। बी से सी तक, ठीक है, कॉइल क्या हो रही है? मूव हो रही है। मैंने इसको लाइक मूव करवा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यूं करके। ये हैंडल है, दिस इज योर हैंडल एंड दिस इज योर ग्रीन वन, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, रेक्टेंगुलर coil, and this is your slip rings. This black one is your the carbon brushes, and this is your the load. ठीक है। अब ये देखो मेरे पास कहाँ, सी से लेके बी तक, ये रहा सी से लेके बी तक मेरे पास क्या है? कॉइल की साइड है। अब मैं जैसे ही इस पे फोर्स लगाऊंगा इस कॉइल पे, तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कट करेगी या नहीं करेगी? मुझे जल्दी से इतना बस बता दें। When we applied force on the handle, the coil is rotate at the perpendicular, ठीक है, 90 degree angle. When the coil is rotate at the 90 degree angle, then what happened over there?
व्हाट हैपेंड ओवर देयर, क्या होगा? इट विल कट द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। जैसे ही वो कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, क्या होगा? इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, एक्सीलेंट। तो क्या बात हो गई, जब भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कट करेगी, इस बात को याद कर लें, लिख लें कहीं पे, व्हेन द कॉइल कट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक बात, या तो कॉइल कट कर जाए या तो मैग्नेटिक फील्ड कट्स विद द कॉइल, कोई एक चीज इन दोनों में से कट कर जाए आपस में, मतलब क्रॉस प्रोड्यूस हो जाए इन दोनों में, देन एट दैट पॉइंट दोनों प्रेजेंस में करंट लाजमी जनरेट होगा, इट वुड जनरेट अ करंट। एंड व्हाट हैपेंड ओवर देयर, द लोड इज, द लैंप इज लाइटेड अप, तो लैंप क्या हो जाएगा? लाइटेड अप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस मेरे बच्चों, यस बेटा। वर्दा, उम्मे हानी, परिहान, जनक, हबन, ईशल, बिलाल, आयशा, तारिक, ऑल गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। रिएक्ट कर दिया करें शाबाश इस तरह से, ताकि मुझे इससे पता चल जाता है कि आवाज़ मेरी ब्रेक नहीं हुई और प्रॉपर आपको आवाज़ आ गई है, चीज़ समझ आ गई है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मेरे पास एक दफा रोटेट करने से क्या हुआ? करंट जनरेट हो गया। अब वो जैसे करंट जनरेट हो गया, नाउ दीज चार्जेस इज स्टोर इन द कार्बन ब्रशेज। एक बात याद रखना, कार्बन ब्रशेज हमने क्यों यूज किया मेरे बच्चे? कार्बन ब्रशेज हमने इसलिए यूज किया टू स्टोर द चार्जेस, विच चार्जेस, विच इज प्रोड्यूस बाय द कॉइल व्हेन इट कट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो किसके प्रेजेंस में ट्रांसमिशन हुआ मेरे पास? स्लिप रिंग्स के प्रेजेंस में ट्रांसमिशन हुआ। ओके, और मेरे पास लोड चलता रहा। वंस वी स्टॉप दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, देन व्हाट हैपेंड? दिस rectangular coil does not cut with the magnetic field lines. When it does not cut with the magnetic field lines, then at that point no current is generated. तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? कोई करंट जनरेट नहीं होगा। मेरी इस बात को लाजमी याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? कॉइल रुक गई, करंट कट नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट ही नहीं होंगे। सो हमारे पास जो भी आउटपुट पर सर्किट था वो काम नहीं करेगा। क्लियर? ये देखें, ये सारे डिटेल यही लिखी है जो मैंने बता दी। अच्छा जी, अब आ जाए इसके ग्राफ पे। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए। समटाइम्स एग्जामिनर दे देता है, समटाइम्स एग्जामिनर नहीं देता। एक बात याद रखना, जब भी आप करंट जनरेट करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, एट दैट पॉइंट वी रिसीव अ करंट एंड द नेम ऑफ दिस करंट इज AC करंट, मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। AC सप्लाई से जनरेट हो रहा होता है, AC करंट आता है हमारे पास, AC करंट जनरेट होता है। अब AC करंट तो आपको पता है कैसी वेव होती है? साइन वेव होती है, साइनसॉइडल वेव, ठीक है जी। साइन वेव में जनरेशन हो जाती है हमारे पास। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, व्हेन द कॉइल इज एट द 90 डिग्री एंगल, लेट्स सपोज आपने इसको कट किया, पहले 180 डिग्री के एंगल पर थी, 180 से चली गई कहाँ पे? 90 डिग्री के एंगल पे। पहले मैं 90 की ट्रांसमिशन बताऊंगा कि 90 पे एंगल कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे चली गई, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया 90 डिग्री, ठीक है। तो टोटल आपके पास क्या होता है, इसको लाइक चेंज करने के लिए, लाइक रेडियन में लेकर आने के लिए आप क्या करते हो? 360 सॉरी रिक्वायर्ड एंगल कितना था? 90 डिवाइड बाय द 360 इंटू पाई, ठीक है ना। बट इधर हम पाई नहीं लगाएंगे, इधर हमें टाइम बेस दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 90 t डिवाइडेड बाय 360, तो 9 1s are 9, 9 4s are 36, t by 4. So when the coil is at the 90 degree, its value become t by 4. ठीक हो गया। अब 90 पर गई, ठीक है, वर्टिकल गई, अब वर्टिकल से दोबारा किस में जाएगी? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या मतलब है कि किस में चली गई? कितने डिग्री का एंगल हो गया टोटल? 180 डिग्री का।
अब जैसे ये 180 डिग्री के एंगल पे गई तो क्या हो गया, अब ये 180 है, अब आप क्या पुट करोगे 180t अपॉन 360, 0 से 0 गए, ठीक है। 18 वन जार 18, 18 टू जार 36 होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, t/2। तो ये कितना आ गया अब एंगल मेरे पास t/2। हर पॉइंट पर निकालना है। एग्जामिनर आपसे 1 साइकिल का ही पूछता है, लेकिन मैं आपको 2 साइकिल्स तक बताने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किसका मेथड है, करंट कुड इंड्यूस, यस वेरी गुड बेटा हबन, वो पुराना आंसर है। अब ये देखो 180 से 90 अगेन ऐड कर दें, कितना हो गया 270, यहाँ पे 270। अब देखते चले जाओ कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 270t अपॉन 360 डिग्री कैंसिल आउट करवा दो, क्या आंसर आ जाएगा, 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार 9 कर दो, 3 4 जार 12, लाइक 3t/4, 3t/4 यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से मैंने और इस पे 180 360 पुट कर दिया। अब कितने डिग्री का एंगल कॉइल ने बना दिया, 360, मतलब कॉइल ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। जैसे कॉइल ने एक साइकिल कंप्लीट किया 360 से कैंसिल आउट होके, तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बना गया t, ठीक है। द कॉइल इज एट द 60 डिग्री एंगल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी t। अब नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा, नंबर नेक्स्ट बड़े मजे की है, 360 के बाद 90 ऐड करवा दें, क्या आंसर आता, 360 में 90 को आप ऐड करवा दें, क्या आंसर आता, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। $450। अब 450 कॉइल ने कवर कर लिया, ये देखो 450t अपॉन 360 आएगा या अब 360 नहीं आएगा, जल्दी से मुझे बताएं। नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं 360 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, $720 आएगा, क्योंकि अब सेकंड कॉइल स्टार्ट हो गई ना, 720। इसको कैंसिल आउट करें, 3 2 जार 6, 5 जार 15, यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसको ज़रा कैलकुलेट मुझे करके बताओ जल्दी से। एक मिनट जनक, मैं बता देता हूँ जी। मेरे बच्चे ज़रा इसको कैलकुलेट करें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। फाइव डिवाइड बाई 8 नहीं है ना मेरे बच्चे, ऊपर आया 450
450t डिवाइड बाय 360 ही आएगा, सॉरी 720 नहीं आएगा। 0 से 0 गया, 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 8 जार 16, ओहो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये हो गया 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, तो सो दैट 5t ओवर 4, तो 5t ओवर 4 आ गया। देखो जल्दी जल्दी में यही होता है। अब मेरे पास क्या है, कॉइल ने मजीद अब मूव कर दिया 90 डिग्री, तो कॉइल कहाँ पे चली गई, डाउनवर्ड। ये देखो इधर, अब जैसे ही कॉइल ने मजीद यहाँ पर गया तो 450 में 90 और ऐड करवा दें। देखो पहले 360 यहाँ तक बना था ब्लू तक, फिर रेड हाफ गया 90 डिग्री, तो 450 हो गया। अब 450 में प्लस कर दें 90, तो आंसर इज 540। अब ये देखो 540t डिवाइडेड बाय 360 करवा दें, ये 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और 3 1 जार 3, ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा, 6 के टेबल से जा रहा है। 6 9 जार 54, 6 6 जार 36, देन 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो 3 बाई 2 इंटू टी, तो 3t ओवर 2, तो 3t ओवर 2 ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट 90 डिग्री पर अब आ रहा है 550 प्लस 90, 540 सॉरी प्लस 90 करवा दें, क्या आंसर आता है 540 प्लस 90, योर आंसर इज 630, 630t डिवाइड बाय 360, ठीक है जी। 0 से 0 को कैंसिल करवा दें, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 4 जार 12, 7t बाय 4, ये देखें 7t बाय 4 यहाँ पर अब आ गया। द लास्ट थिंग, ये इसकी कन्वर्जन है मेरे बच्चे, कन्वर्जन आनी चाहिए आप लोगों को। अब कॉइल ने एक और जब एंगल जब कवर किया 630 प्लस 90, योर आंसर बिकम 720, 720t डिवाइडेड बाय 360, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2t विच इज़ योर द 720। तो ये अब निकल गया 2t की प्रेजेंस में विच इज़ द फाइनल वन। तो मेरे बच्चे इस तरह से एक कॉइल की मूवमेंट निकालनी है। ज़्यादातर एग्जामिनर जस्ट वन मूवमेंट का ही बोलता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इसके 2 टर्निंग्स समझा दिए ताकि आपको ये पता चल जाए। हाँ जी, इस टर्निंग में, इस कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे जल्दी से बेटा जी पूछ लें। शाबाश, हरी अप। All good, all of you? Any confusion? Okay, good. Number next point लिखिएगा frequency। अच्छा भाई, जब मेरे पास कॉइल जब रोटेट हो रही होती है तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 2 रोटेशन, 2 दफ़ा कॉइल रोटेट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज। अगर कॉइल एक ही दफ़ा रोटेट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हर्ट्ज। अगर कॉइल 4 दफ़ा रोटेट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हर्ट्ज, एंड देन सो ऑन, ठीक है ना। अब आ जाए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल यूज्ड इन आवर हाउसेज इज 50 हर्ट्ज। हमारे पास जो हमारे घरों में जो एसी करंट आ रहा है, लाइक जो हमारी वायर्स के अंदर जो करंट आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अच्छा जी, ये वाला सवाल आता है, इसको नोट कर लें। हाउ वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एसी जनरेटर, कैसे इंक्रीज करेंगे। नंबर 1, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है, मतलब कॉइल को ज़्यादा रोटेट करवा के। नंबर 1, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बढ़ा दें, इससे भी करंट ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ कर लें। और नंबर नेक्स्ट, द मेन थिंग, वाइंडिंग द आयरन कोर ऑन द सॉफ्ट
कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, कि जब आप कॉइल को जब वाउंड कर रहे होंगे उसके अंदर मैंने बताया एक हैंडल लगा हुआ होता है। ये देखो इस हैंडल के साथ मैंने ये देखो पर्पल से एक चीज इंसर्ट की थी, ये रही, जिसके साथ हैंडल अटैच है, ये देखो ये रहा। बेसिकली दिस थिंग इज योर, दिस इज योर द सॉफ्ट आयरन कोर। दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा कट होगी और करंट ज़्यादा अच्छा जनरेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, इसका ये मतलब है लास्ट वाले पॉइंट का। यस मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा। ऑल गुड ऑल ऑफ यू टिल नाउ? ओके, नंबर नेक्स्ट, अगर हम लोग रोटेशन ऑफ द कॉइल को डबल कर दें देन व्हाट हैपन टू द आउटपुट? द आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो बी डबल। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल, रोटेशन ऑफ द कॉइल इज डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल क्या हो जाए? डबल हो जाए, तो उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगी? आउटपुट वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। ठीक है, similarly, without changing the frequency of the rotation of the coil, if the number of turns of the coil is double, the output voltage will also be double. देखो, the output voltage will also be double. ठीक है, इसको लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट चीज़ देख लें जल्दी से। फिक्स कॉइल एसी जनरेटर, क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम कॉइल को फिक्स कर दें और मैग्नेट को मूव करवा दें? इसका आंसर है यस, ऐसा हो सकता है। ये देखें, यहाँ पे क्या था? मैग्नेट फिक्स थे, कॉइल क्या हो रही थी? रोटेट हो रही थी। रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने रोटेट किया था ना, ये देखें, हैंडल हिलाया था, तो हैंडल के हिलाने से कॉइल भी किस में चली गई थी? रोटेशन में चली गई थी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है अभी? अब हमारे पास एग्जामिनर ने उल्टा सवाल कर दिया। एग्जामिनर कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग कॉइल को रेस्ट में ले जाएं और मैग्नेट को रोटेट करवा दें? तो इसका आंसर है यस, इज इट पॉसिबल। ठीक है ना, देखिएगा क्लास। अ फिक्स कॉइल जनरेटर is modified from the AC generator which is made by the fixing the coil and the rotating the magnet around it। जाहिर सी बात है, ये देखो कॉइल को ये फिक्स कर दिया, ये क्या है? मैग्नेट रोटेट हो रहा है। ये मैग्नेट किसके साथ अटैच है? ये मैग्नेट अटैच है रोटेटेबल नॉब के साथ। रोटेटेबल नॉब के साथ क्या होता है? ये बेसिकली पुरानी बच्चों की साइकिल में आता था, और साइकिल में लगा हुआ आता था सिस्टम कि जैसे ही टायर इस रोटेटेबल नॉब के साथ रोटेट करता था तो ये नॉब सर्कुलर पाथ में रोटेट करती थी। ये सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मेरे बच्चे, जैसे ही ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करती थी, ठीक है, तो ये इसके अंदर लगा हुआ था एक फिक्स मैग्नेट इसके साथ ना। कॉइल जब मेरे पास नॉब जब रोटेट करते थे सर्कुलर पाथ में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करती थी किसके साथ? कॉइल के साथ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करती थी ना कॉइल के साथ, तो हमारे पास आउटपुट लगा हुआ होता था, ये देखो बल्ब, लैंप लगा हुआ होता था, तो लैंप में फिर लाइट फिर प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, फिक्स कॉइल एसी जनरेटर हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक क्या है? इसके अंदर स्लिप रिंग्स एंड द कार्बन ब्रशेज आर नॉट यूज एंड दिस सेव द कॉस्ट। कार्बन ब्रशेज भी यूज़ नहीं होते, स्लिप रिंग्स भी यूज़ नहीं होती, जिससे हमारी कॉस्ट बच जाती है। और दूसरे के इट इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज, सेफ, हमारे स्पेस भी ना सेफ हो जाती है। और दिस इज़ मोर एफिशिएंट देन द सॉफ्ट आयरन कोर एसी जनरेटर, और ये ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट आयरन कोर एसी जनरेटर जो कि एसी जनरेटर के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये देख लें एक नज़र, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछें। फिक्स कॉइल एसी जनरेटर में शाबाश, जल्दी से देखिएगा इसको। ओके गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट।
लास्ट पॉइंट है आज का हमारे पास, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे। ट्रांसफार्मर आज इवनिंग में मेरा ख्याल है शायद क्लास है, अगर नहीं भी हुई तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ट्रांसफार्मर में करवाऊंगा। अच्छा भाई, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इन द पावर स्टेशंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर पावर स्टेशंस में कैसे जनरेट होता है। अब मेरे पास दो तरीके के पावर स्टेशंस होते हैं, ठीक है ना। एक काम करता है स्टेटर में, एक काम करता है रोटर में, ठीक है। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। जिसके अक्रॉस कॉइल फिक्स होती है, ये देखें जैसे ये रहा, वो होते हैं स्टेटर। कॉइल फिक्स, जैसे कि ये वाला था मैग्नेट, ये वाला एसी फिक्स कॉइल एसी जनरेटर, ठीक है। ये वाला भी हमने पढ़ा है ना। फिक्स कॉइल एसी जनरेटर में भी करंट जनरेट होता है, ठीक है। उसका नाम होता है, उसका क्या नाम होता है, स्टेटर। स्टेटर कहते हैं फिक्स कॉइल एसी जनरेटर को। अब हमारे पास रोटर्स क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नेट फिक्स होता है, ठीक है। मैग्नेट फिक्स होता है लेकिन कॉइल रोटेट हो रही होती है। तो जिन मैग्नेट्स के अंदर कॉइल रोटेट हो रही होगी और मैग्नेट फिक्स होगा, दीज जनरेटर इज कॉल्ड रोटर्स, ठीक है ना। और अगर जिसके अंदर हमारे पास कॉइल फिक्स होती है और मैग्नेट मूव हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेटर्स, एंड दिस ऑल आर यूज इन द पावर स्टेशंस एज वेल। ये दो बातें मेरी समझ आ गई हैं सबको। यहाँ तक कोई मसला, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा। ऑल गुड टिल नाउ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। शाम में इंशाल्लाह ताला ट्रांसफार्मर में आप लोगों को करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफार्मर करवाऊंगा। अभी मुझे करवाना था लेकिन अभी 7 मिनट्स में ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो इंशाल्लाह ताला ये करवा दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने आप जब नहीं थे क्लास में तो मैंने यही बात बताई थी। ये देखें, फिक्स कॉइल एसी जनरेटर के बारे में मैंने बता दिया, ये तो अभी आपने सुन लिया। ये देखें, ये मैंने कन्वर्जन्स बताई थी। इस कन्वर्जन वाले में आप थे या नहीं थे? जी, ये वाला समझना है आपको। यस, दिस वन, ओके। ये देखो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हमारे पास कॉइल कैसे रोटेट होती है, इसको मैं सब रब करने जा रहा हूँ। अपने पास कैलकुलेटर रखना हाथ में फ़ौरन से, क्योंकि जो मैं पूछता जाऊँगा आपने मुझे बताते जाना है, और ताकि हम जल्दी से वाइंड अप करें 2 से 3 मिनट में। कॉइल मेरे पास अभी रेस्ट में, मैंने फोर्स अप्लाई नहीं की, ठीक है ना। कॉइल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। अब मैंने क्या किया, कॉइल पर फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे ही मेरे बच्चे में फोर्स अप्लाई करूँगा तो आप मुझे बताएं कि कॉइल किस डायरेक्शन में मूव होगी। फर्स्ट इसका एंगल क्या होगा कॉइल का, जल्दी 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 जल्दी। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की, कॉइल कितने डिग्री के एंगल पे जाएगी? अरे क्लॉक एंटी क्लॉक को छोड़ो, एंगल मुझे बताओ कितने डिग्री के एंगल पे जाएगी? 90 डिग्री, वेरी गुड। अब यहाँ पर चीज़ देखो, कॉइल चली गई यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से यूं करके गई 90 डिग्री, ठीक है। ईएमएफ तो जनरेट हो गया। अब आपको इसको टाइम पीरियड में ना चेंज करना होता है, तो रेडियन वाली चीज़ आपको पता होगी। 90 व्हेन एट 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे 90 डिग्री टी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इन दोनों को आप डिवाइड करवा दो तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? 60 से 60 गया, 9 1 9 9 4 था,
तो आंसर क्या आ गया T/4. सो व्हेन द कॉइल इज एट 90 डिग्री और आंसर इज T/4. ठीक है, 90 के बाद अब कब कहाँ पर जाएगी? 180 डिग्री के एंगल पे. ये आ गई 180 डिग्री, 180T/360. अब क्या आंसर आ जाएगा? T/2. ये 60 से गया, 18 1 18 2 T/2. ठीक है, अब मेरे पास क्या है? 180 के बाद जनाब चला गया 90 और मज़ीद डाउनवर्ड. तो ये कितने पे चला गया? 360 डिग्री पे. ठीक है ना, 270 सॉरी 270. अब हम क्या करेंगे? 270T डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को कैंसिल आउट करो, क्या आंसर आ जाएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में बताओ. 3T/4 बनता है, जल्दी से बताओ. फ्रैक्शन में 3T/4. वेरी गुड. तो 3T/5 यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब मेरे पास कॉइल जब चली गई 180 डिग्री के एंगल पे मेरे बच्चे, तो 180 पे यहाँ पर चला गया. तो ऊपर भी 180 है, नीचे 360 है. ऐसा ही है ना? ओ सॉरी, ऊपर भी 360, टोटल 360 हो गया ना. 270 प्लस 90 360 डिवाइड बाय 360. तो आंसर क्या बन गया मेरे पास? T. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, सिंपल. ठीक है, अब इसके बाद चीज़ देखिएगा. अब आपने क्या करना है? 360 प्लस 90 आंसर इज 450. अब 450 को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप लिखें 450T डिवाइडेड बाय 360. तो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर निकालो कैलकुलेटर में. 5T/4 आ जाएगा, 5/4. वेरी गुड. तो हम क्या लिख देंगे? 5T. अब 450 में फिर प्लस आप कर दें 90, तो क्या आंसर आता है? 450 में 90 को जब आप ऐड करवाएंगे तो क्या आंसर आता है? 540. वेरी गुड. 540T डिवाइडेड बाय 360. क्या आंसर निकला? 3T/2. वेरी गुड. 3T/2. आपने क्या किया? 3T/2 यहाँ पर पुट कर दिया. नंबर नेक्स्ट निकल गया. 540 में 90 ऐड करवा दो. ये अब आपके पास क्या आ गया? 630T डिवाइडेड बाय 360. क्या आंसर आ गया? 7T/4. 7T/4. अब लास्ट चीज़ मेरे बच्चे देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, विच इज़ इक्वलेंट टू द 720. ठीक है, 330 प्लस 90 आंसर इज 720. 720 डिवाइड बाय 36. क्या आंसर आ गया? 2T. ये देखें यहाँ पर आ जाएगा ये 2T. फाइनल आंसर आ जाएगा. सो 2T मीन्स द कॉइल रोटेट्स द 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन. मतलब कि 2 दफ़ा कॉइल ने रोटेशन किया. क्लियर? ये चीज़ मैंने बताई थी. ये बात समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? ओके मेरे बच्चे, ठीक है, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. वेलकम मेरे बच्चे. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.